हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दो लेक्चर में हमने देखा कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं शो करेंगे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टार्टिंग में साथ की साथ लिख लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वेज डैश फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? वेज डैश फॉर्मूला। ये पहले भी काफी क्वेश्चंस में आप देख चुके हो। और इसको हम 3D फॉर्मूला भी कहते हैं। ये कैसा है? 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। और सेकंड वन जो आपका आता है वो आता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ये जो है आपका, ये 2D फॉर्मूला है, यानी ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेज डैश फॉर्मूला से। तो पहली हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब वेज डैश फॉर्मूला क्या रहता है वो देखते हैं। इसमें अपने क्या करना है, ये 3D फॉर्मूला है, 3D रिप्रेजेंटेशन है। देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। वैसे पहले आप सीख चुके हो, फिर भी एक बार ध्यान से समझ लो। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक डैश लाइन और एक ये सॉलिड लाइन, ऐसे, ठीक। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको ना सॉलिड लाइन को फिलअप भी कर सकते हो और खाली भी छोड़ सकते हो, बस ये दिखाना कि ये सॉलिड लाइन है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। जैसे अगर बात की जाए, ये दोनों लाइन जो है, सिंपल लाइन जो आपको दिख रही है, ये दोनों इन द प्लेन है, इन द प्लेन, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लेन कौन सा है, ये बोर्ड का प्लेन है। तो ये दोनों बोर्ड जो आपके आएंगे, ये किस में आएंगे? बोर्ड के प्लेन में आएंगे। और ये क्या आएगा, ये लाइन जो दिखा रही है, ये आपको आउटसाइड द प्लेन दिखाएगी। आउटसाइड द प्लेन यानी बोर्ड से बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन। बात समझ में आ रही है? और ये जो डैश लाइन है, ये आपको क्या शो करती है? इनसाइड द प्लेन, कि जो इनसाइड द प्लेन एटम होगा वो डैश लाइन पे आएगा। बात समझ में आ रही है? आपको पता है टेट्राहेड्रल में क्या आएंगी? दो लाइन तो आपके प्लेन में आ जाएंगी, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन से अंदर की ओर। जैसे ऐसे होता है तो यहाँ पे ऐसे रहता है टेट्राहेड्रल। तो ये और ये लाइन मान लीजिए, ये जो मेरी ये फिंगर जो है और ये पेन जो है, ये दोनों आ गई आपकी मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में। ये आउटसाइड द प्लेन यानी बोर्ड के प्लेन से बाहर, और ये इनसाइड द प्लेन। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मान लीजिए एग्जामिनर यहाँ पे लिख दे, जैसे यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे ये H है, ये OH है और यहाँ पे मान लीजिए CHO है। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? CH3 एंड H आर इन प्लेन, ठीक, सेम प्लेन में है, ठीक। OH इज आउटसाइड द प्लेन, जो सॉलिड लाइन पे है, आउटसाइड द प्लेन। सॉलिड लाइन मतलब हम इसको एक बात और बोलते हैं, क्या वेज भी बोलते हैं इसको, वेज लाइन, ठीक। एंड CHO विच इज प्रेजेंट ऑन डैश लाइन इज इनसाइड द प्लेन। बात समझ में आ गई आपको? ये आपकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी किसकी? वेज डैश फॉर्मूला की। तो ऐसे आपको देखना है। आगे हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, एक दो एग्जांपल और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ये लिख दूं, यहाँ पे ये लिख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया COOH, ठीक, CH3 और ये OH और ये H। दिस इज लैक्टिक एसिड, यानी ये क्या है? इस लैक्टिक एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ पे इसके पास एक कायरल कार्बन है, लैक्टिक एसिड है ये, ठीक। दो कार्बन वाला भी आ जाए, मतलब दो कार्बन वाले को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आ गया मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे ये आ गया COOH और यहाँ पे आ गया HOH, ठीक। ये COOH और ये आ गया आपके पास OH और यहाँ आ गया H। ये आपका टार्टरिक एसिड है, यानी ये इसका फॉर्मूला ये है, इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये वेज डैश फॉर्मूला में। बात समझ में आ रही है? इसमें दो कायरल कार्बन होते हैं, ये टार्टरिक एसिड आपका है। तो आगे इनको एक बार फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस वैसे एक बार समझा दिया आपको कि वेज डैश फॉर्मूला को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको समझ में आ, दो ही बातें ध्यान रखनी है। जो भी इन लाइंस पे आएगा वो आपका सेम प्लेन में होगा, जो आपका कॉपी पे जो आप पेज पे लिख रहे हो, या जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, यानी ये बोर्ड के प्लेन में है ये दोनों। यहाँ पे कोई भी एटम या मॉलिक्यूल होगा बोर्ड के प्लेन में होगा, और जो सॉलिड लाइन पे होगा यानी वेज पे होगा वो आउटसाइड द प्लेन, और जो डैश पे होगा दैट इज इनसाइड द प्लेन। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो फिशर प्रोजेक्शन, हेडिंग डाल लो फिशर प्रोजेक्शन। अब ये देखना अपने को कैसे करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है आपको पता है, ये 2D फॉर्मूला है, यानी 2D प्लेन की बात करेंगे। पहले हम 3D में देख रहे थे, अब 2D में देखेंगे। देखो इसमें पहले आप लिख लो इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी ऑन वर्टिकल लाइन, will be on vertical line and principal functional group will be on topmost position। बात समझ में आई? देखो आपको मैं बता देता हूं क्या होता है, मैंने क्या लिखवाया है। एक्चुअल में हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे हैं बुक्स में, तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है, ये आपका 2D प्रोजेक्शन है। आपको दिख रहा है 2D में हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा। और ये आपकी यहाँ पे जो चेन बनेगी वो प्रिंसिपल कार्बन चेन आएगी, यानी सारे कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन के, मेन चेन के सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पे आएंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसको और अच्छे समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया जाए, ये देखो COH CH3 OH और H, ये आपका एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और आपके प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे है, तो ये आपके फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए अपने को ये दे दे, CHO दे दिया, यहाँ पे OH H OH H OH H ये दे दिया, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। बात समझ में आ रही है? ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। देखो वर्टिकल लाइन पे प्रिंसिपल कार्बन चेन है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। CHO में OH में तो आपको पता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, CHO होगा। अगर बात की जाए ऐसे दे दे, ये दो दे दिया आपका टार्टरिक एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक, ये होता है आपका। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी वर्टिकल लाइन पे है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए अगर ऐसा ना हो करके, फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता, ये अगर हो जाता, यहां पे मान लीजिए ऐसा दिया रहता आपको, यहां पे CHO दे दिया, यहां पे OH दे दिया, H यहां पे दे दिया, CH2OH यहां दे दिया। अब इस केस में ये तो एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है, तो इसको फिशर प्रोजेक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। आप एक काम कर लो, एक बार इन एग्जांपल को नोट कर लो, फिर ये वाला एग्जांपल मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे हम करते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे। एक बार आप ये सब नोट कर लो। अब मान लीजिए अपने को 2D फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में नहीं है, तो उसको एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, आओ वो सीखते हैं। तो यहां पे देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके। यहां पे इधर देखो, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये है CHO, ठीक, और यहां दे दिया CH2OH, और यहां दे दिया H, और यहां पे दे दिया आपको मान लीजिए OH। तो क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है? क्या वर्टिकल लाइन पे आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन है? नहीं है। तो एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे लाना पड़ेगा, इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री के एंगल पे चेंज होगा। ये हुआ 90 डिग्री के एंगल पे चेंज। क्या करोगे, यहां पे आ जाएगा आपका H और इधर आपका OH है, ऊपर आ गया CHO और नीचे आ जाएगा CH2OH। बात समझ में आई? देखो ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, वर्टिकल लाइन पे प्रिंसिपल कार्बन चेन है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहां पे अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 1 नंबर दे दूं, ये 1 स्ट्रक्चर है और ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं, 1 और 2 इक्वल नहीं है, वो एक दूसरे के इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। इन्वर्टेड से मतलब क्या है, मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा, या इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा। या RS कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आने वाले टाइम पे अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस आपको ये समझना है 1 and 2 आर इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, एक दूसरे के इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होंगे, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर होंगे। ये बात आपको समझ में आई? ठीक, आगे आप और अच्छे समझ जाएंगे। बस एक बार समझ लो कि अगर आपने एक बार चेंज किया, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, 9 टाइम, यानी ऑड नंबर ऑफ चेंजेस अगर आप करते हैं, या यूं कहें 90 डिग्री
270 डिग्री, ऐसे अगर आप चेंज करते हैं 90 के मल्टीपल में यानी ओड नंबर में, ठीक, तो ऐसे अगर आप चेंज करते तो आपको इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और अगर आप इवन नंबर ऑफ चेंजेस करते हैं जैसे 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम या 180 डिग्री का और 360 डिग्री का चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन की बातें और आगे अच्छे समझ में आ जाएगी, बस अभी इतना समझ लो कि ऑड नंबर चेंजेस से आपका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाता है और इवन नंबर चेंजेस से आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। कैसे? यहां पे एक एग्जांपल और हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दे दिया जाए, यहां पे ये आपको दे दिया CH3, ये दे दिया आपको COOH, ये दे दिया यहां पे OH और ये दे दिया H। तो यहां पे अगर हम चेंज करने की बात करें तो ये आपका एग्जैक्ट फीचर नहीं है। एग्जैक्ट फीचर के लिए हम इसको इंटरचेंज करेंगे और इसको इंटरचेंज जब हम करेंगे यहाँ पे OH आएगा, ये COOH यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका H आएगा और ये CH3 आएगा। लेकिन एग्जैक्ट फीचर प्रोजेक्शन ये अब भी नहीं है, तो एग्जैक्ट फीचर में लाने के लिए इसको एक बार और चेंज करना पड़ेगा। जब आप एक बार और चेंज करेंगे तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H, ये OH और इन दोनों को इंटरचेंज किया, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये एक बार और 90 डिग्री का चेंज किया तो टोटल आपने चेंज कितना किया? 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का चेंज करने पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। या यूं कहें आपने यहां से ये 1 एक चेंज करके ये सेकंड स्ट्रक्चर बना, उसमें एक और चेंज करके थर्ड स्ट्रक्चर बनाया, यानी 1 से थर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने टोटल 2 चेंज किए। 2 चेंज यानी इवन नंबर ऑफ चेंज है, तो इवन चेंज है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी हम कहेंगे 1 and 3 आर आइडेंटिकल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 and 3 आर आइडेंटिकल। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? अगर बात करोगे 1 and 2 की, 1 and 2 क्या है? इन्वर्टेड है। 2 and 3 दोनों में एक चेंज है तो ये दोनों भी इन्वर्टेड है। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। आगे एग्जाम्पल जब हम करेंगे और सॉलिड आपको समझ में आ जाएगा। बस लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी चेंज करोगे एक बार चेंज करोगे, ये नहीं कि यहां पे एक साथ यहां भी कर दिया और यहां भी कर दिया। जल्दबाजी मत करना, 1 by 1 करना। और जो बातें मैंने बोली है कि कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ता है वो नोट डलवा के मैं आपको लिखवा देता हूं। आप चाहो तो साथ के साथ लिख सकते हो, नोट डाल लो। पहली बात ये है, इसमें लिखना फॉर ओड नंबर ऑफ चेंजेज, ओड नंबर ऑफ चेंजेज यानी 1 टाइम, 3 टाइम या 5 टाइम चेंज करें, 1, 3, 5 ऐसे चेंज के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। या ऐसे ही बोल सकते हो फॉर 90 डिग्री, 270 डिग्री, इतने एंगल से अगर चेंज करते हैं, ठीक, उससे क्या रहेगा? आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड आएगा। क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड आएगा। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए आप इवन नंबर ऑफ चेंज करते हैं, इवन नंबर ऑफ चेंजेस, इवन नंबर ऑफ चेंजेस 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम ऐसे चेंज करते हैं, या टोटल 180 डिग्री का चेंज करते हैं, या आप 360 डिग्री का चेंज करते हैं, तो ऐसे अगर आप चेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम आएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है या इसमें? ऐसे अपने को करना है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, जब भी आप एग्जैक्ट फीचर में लेके जाएंगे, एग्जैक्ट फीचर का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टॉप मोस्ट पोजीशन पे, अगर ऐसी कंडीशंस आप बना रहे हो तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार ही चेंज किया तो आपका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड आएगा। 3 टाइम चेंज किया तब भी इन्वर्टेड आएगा। या यूं कहें 90 डिग्री से या 270 डिग्री से आपने टोटल चेंज किया, टोटल चेंज की बात कर रहा हूं, टोटल 90 डिग्री या टोटल 270 डिग्री से चेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड आएगा। या यूं कह दो ऑड नंबर ऑफ चेंजेस के लिए भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका इन्वर्टेड आएगा। अगर मान लीजिए आपने 2 टाइम चेंज किया या 4 टाइम चेंज किया, या यूं कहते हैं कि टोटल आपने 180 डिग्री से चेंज किया या आपने टोटल 360 डिग्री से चेंज किया, तब आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रहे, जब भी आप चेंज करेंगे आप एक बार में एक चेंज करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे चेंजेस एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप धीरे धीरे करोगे हो सकता है 10 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी प्रैक्टिस इतनी करने वाले हैं, आप आगे सीख जाओगे। इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए एग्जामिनर ने अपने को वेज डैश फॉर्मूला दे रखा है और उसको फीचर प्रोजेक्शन में अपने को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? इधर आओ, अच्छे से समझते हैं। यहां पे देखना, हम पहले हेडिंग डाल लो, वेज डैश टू फीचर प्रोजेक्शन।
ठीक है, कैसे हम इसको करते हैं इस पे फोकस करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। एक बार मैंने आपको क्लास में समझा दिया, आपने अच्छे से समझ के 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो भी मैं क्लास में ही करवा दूंगा। उसके बाद आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, अलग अलग मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा मेथड जो मैं आपको समझा रहा हूं समझो, कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। कैसे करते हैं सुनो इधर। देखो मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, यहां पे ये आपको वेज डैश दे रखा है, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बात की जाए, मान लीजिए यहाँ पे COOH लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे ये आपका CH3 है और ये H लगा दिया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, आपको क्या करना है, जो भी आप ना एक काम करना, ये लाइनें ऐसे खींच लो, ये लाइनें बना ली आपने, ठीक। अब आपको जो भी डैश लाइन पे दिखता है, ये डॉटेड लाइन पे, डैश लाइन पे जो भी दिखे, इसको हमेशा चुपचाप टॉप पे रख दो। ये टॉप पे रखा, ठीक। अब इन तीनों में से किसी भी एक पोजीशन पे आप बैठ जाओ। आप अज्यूम कर लो कि आप वहां पे बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, यहां से देख रहा हूं, यानी CH3 मॉलिक्यूल के पास मैं बैठा हूं, मैंने वहां पे मेरी आई बना दी है। उसको क्या करूंगा मैं, उसको मैं बॉटम पोजीशन पे ले जाऊंगा, ठीक। इसको मुझे बॉटम पे लेके जाना है, तो बॉटम पे कहां रखूंगा, यानी यहां रख दूंगा, ठीक। बाकी बचे हुए 2 मॉलिक्यूल, अब यहां बैठ के आपने देखा, तो जो आप ऐसे दोनों हाथ ऐसे करो कि जो राइट हैंड में आपके आ रहा है उसको यहां पे राइट साइड में रख दो, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है उसको आप लेफ्ट साइड में रख दो। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये आपका एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपका सेम है। बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई डाउट है क्या? अब जब हम आगे करेंगे, इसको एग्जैक्ट फिशर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये एग्जैक्ट फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक। वो आप सीख चुके हैं, तो ऐसे कन्वर्ट करना होगा। लेकिन मेन मकसद हमारा ये है, अभी ये सीखना है कि हम वेज डैश से फिशर में कैसे लेके जाएं, यानी 2D फॉर्मूला में कैसे बनाएं। और ये चीज आप पीछे सीख ही चुके हो। ये 1 है और ये 2 है, तो क्या बोलोगे, 1 और 2 क्या है? 1 और 2 इन्वर्टेड है, ठीक। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और भी क्वेश्चंस ऐसे आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहता, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमें ऐसा दिया रहता, यहाँ पे OH है, या हाँ ठीक है OH है, और यहाँ पे CH2OH है, और ये आपका CHO है, और ये आपका CH3 है, सॉरी ठीक है, CH3 रख लो या H रख लो, वहाँ पे H रख लो, ठीक है। ये दे दिया मान लीजिए आपको, फिर आपको पता है इसको मुझे टॉप पोजीशन पे लेके जाना है। इसको जैसे ही टॉप पोजीशन पे लेके गए, ये आपका बनेगा, ठीक। अब एक पे किसी पे भी आप आई रख लो, अपनी आई मान लीजिए आपने यहां पे रखी, इस पे, और जरूरी नहीं है इस पे रखूं, मैं यहां भी रख सकता हूं। तो यहां से देखूंगा तो H मेरे राइट साइड आ जाएगा, OH मेरे लेफ्ट साइड आ जाएगा, और जरूरी नहीं ऊपर वाले में भी रख सकता हूं, यानी हाइड्रोजन पे भी रख सकता हूं, मैं यहां से भी देख सकता हूं। तो इसको बॉटम पे रख लूंगा, इस पे, इसको बॉटम पे रखने के बाद मेरे को CHO ऐसे ऊपर से देखूंगा ना, CHO लेफ्ट दिख रहा है, OH राइट दिख रहा है, तो इनको ऐसे रख दूंगा। लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे यार आप सीधा एक काम करो, जहां से आसानी से दिख रहा वहां पे अपनी आई रखो ना। तो मान लीजिए मैंने इस पोजीशन पे रख दी, तो इस पोजीशन को नीचे ले जाऊंगा, OH को नीचे लेके आएंगे, तो OH नीचे आएगा, तो क्या करेंगे, देखो OH नीचे आ गया। अब देखो OH से देखो, राइट साइड में CHO आ रहा है, लेफ्ट साइड में H आ रहा है, तो H को लेफ्ट साइड में, CHO को राइट साइड में, ये हो गया। तो ये आपका इसको आपने वेज डैश से फिशर में कन्वर्ट कर दिया, 2D फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है। एग्जैक्ट फिशर अभी नहीं है। एग्जैक्ट फिशर के लिए हमें और चेंज करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, यहां पे ये आ जाएगा CHO, ये CH2OH, और यहाँ पे ये H है, ये OH है। ये अभी भी एग्जैक्ट फिशर नहीं बना। एग्जैक्ट फिशर बनाने के लिए अपने को इसको नीचे लाना पड़ेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये ऐसे आएगा CHO, यहाँ पे H, और ये OH, और ये CH2OH। अब ये एग्जैक्ट फिशर है। तो बात की जाए 1, 2 और 3, तो 1 और 3 क्या है, 1 और 3 क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक। और वही बात 1 और 2 क्या है, इन्वर्टेड है। 2 और 3 क्या है, आपका इन्वर्टेड है। यानी ये अगर R है तो ये L होगा, सॉरी ये R है तो ये S होगा, और ये S है तो ये R होगा। ये दोनों R होंगे आइडेंटिकल, और ये इनका उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है? 1 चेंज के लिए, 3 चेंज के लिए इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन,
इवन नंबर ऑफ चेंजेस यानी 2 चेंज 4 चेंज के लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये आपने समझा? ऐसा हम करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बता दूंगा जिसमें डबल वाला आता है, या हम डबल वाला आगे भी कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए 2 कायरल कार्बन वाला अपने को दे रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने टार्टरिक एसिड आपका यहां पे ले लिया, तो टार्टरिक एसिड ऐसे बनता है, जैसे ये देखना, ये स्ट्रक्चर बनेगा वेज डैश में, इसका ऐसे शो करेगा 2 कायरल कार्बन वाले का, ठीक है। यहां पे देखो, मान लीजिए COOH यहां पे दे रखा आपको, यहां पे H दे रखा है, ये OH दे दिया, और इसमें यहाँ पे H दे दिया, ये COOH दे दिया, और ये OH दे दिया। ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। तो आपको इस केस में क्या करना है, सबसे सिंपल तो इसका है। आप क्या करना, ये जो डैश लाइन पे है ना, इसको टॉप पे रख लेना और एक डैश लाइन पे अपनी नजर रख लेना। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे नजर रखी, ठीक, तो अगर यहाँ पे नजर रखोगे तो कहाँ जाएगा, बॉटम में, और इससे दूसरा जो है वो आपका कहाँ जाएगा, टॉप में जाएगा, दूसरी डैश लाइन वाला। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको, ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, देखना यहाँ पे COOH आ गया, वो वाला टॉप पे, ये हाइड्रोजन बॉटम पे आ गया। अब इस हाइड्रोजन पे बैठ के आप देख रहे हो उस वाले कार्बन को, H आपके राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में, तो H को राइट में और OH को लेफ्ट में रख दो। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पे देखने के बाद इस कार्बन वाले को देखेंगे तो COH आपका राइट में, OH आपका लेफ्ट में है, तो COOH ये आ गया और OH यहां पे आ जाएगा। समझ आई? लेकिन ये एग्जैक्ट फीचर नहीं है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक चेंज करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपने चेंज किया, COOH आया, ये H आया, ये OH आया, और ये H आया, ये OH आया, ये COOH आया। समझ आई बात? तो आपने एक बार चेंज किया, क्या आप ये बोलेंगे कि क्या कंप्लीट इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इस कायरल कार्बन को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ये तो वैसे का वैसा है। हमने ओनली जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया ना, इस कायरल कार्बन के अराउंड किया है, इस कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है। मान लीजिए ये R कॉन्फ़िगरेशन था इस कायरल कार्बन के अराउंड, तो यहाँ पे ये S हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे S था, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका R हो जाएगा, ठीक। RS कॉन्फ़िगरेशन अभी हम नेक्स्ट आगे सीखेंगे ही। समझ आ रही बात? लेकिन कंप्लीट का चेंज नहीं होगा, ओनली इस कायरल कार्बन के अराउंड हमने एक चेंज किया, तो ओनली इसमें चेंज आएगा। अगर उसमें हम अलग चेंज करेंगे तो उसमें चेंज आएगा, ये ध्यान रखना है। एक कार्बन की बात करेंगे जिस पे चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आगे जब क्वेश्चंस करोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बस आप तो ये समझो कि वेज डैश को हम फीचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। 2 टाइप से हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज DL कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड वन इज RS कॉन्फ़िगरेशन। जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, वो RS कॉन्फ़िगरेशन आपका। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। सबसे पहले हेडिंग डाल लो DL कॉन्फ़िगरेशन। DL कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए वैलिड है? फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम पढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो, बताओ भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड है जिनके पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो और कम से कम एक कायरल कार्बन हो, तो उनको क्या कहेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है, आपको आती है, अगर नहीं आती है तो नोट डाउन कर लो, मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लो। लिखो, कंपाउंड्स, कंपाउंड विच हैव polyhydroxy carbonyl group and at least one chiral carbon are called carbohydrates। बात समझ में आ रही? जैसे सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हम बना लेते हैं, ग्लाइसरील्डिहाइड सुना होगा आपने। तो देखो ये आपका CHO, CH2OH, OH और ये H। देखो इसके पास 2 OH ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, CHO एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप भी है, और ये वाला कायरल कार्बन भी है। तो दिस इज कॉल्ड डीग्लाइसरील्डिहाइड। क्या कहलाता है ये? यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे?
डी ग्लाइसरैल्डिहाइड, लिख लोगे इसके नीचे डी ग्लाइसरैल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? और अगर यहीं पे हम ऐसा कर दें, यहाँ पे ये ऐसा कर दें, ये CHO और इसको OH को इस तरफ ले आए, H को इस तरफ, और इसको थोड़ा सा छोटा लिख लो, यहाँ पे ऐसा लिख दें CH2OH, दिस इज एल ग्लाइसरैल्डिहाइड। ठीक, और इसके अलावा और भी आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई बोलो, क्या पढ़ते हैं? एक डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज भी यहाँ पे बना लेते हैं। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे आप ऐसे बनाते हो, ये OH ग्रुप, ये H, यहाँ पे CHO अगर है, सेकंड OH लेफ्ट साइड आता है, ये OH OH, ये जो दो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत काम के हैं, आगे भी आपको काम आएंगे। ये आपका क्या है? डी ग्लूकोज है। ठीक, डी ग्लूकोज। अभी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? ये CHO, ये OH H OH, ऐसे कैसा लिख रहा हूं बिल्कुल, बस लास्ट कार्बन पे चेंज करूंगा, OH H और ये OH, इसको मैं लेफ्ट साइड ले आया, CH2OH, दिस इज एल ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? एल ग्लूकोज, स्पेलिंग सही लिखो, ग्लूकोज, ये होता है। कोई डाउट इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं बोल रहा हूं डी ग्लाइसरैल्डिहाइड, एल ग्लाइसरैल्डिहाइड, मैं किस बेस पे बोल रहा हूं अब मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं और यहाँ पे जगह बना ली, लिख भी लेंगे साथ की साथ। ये देखो यहाँ पे अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो हम क्या बोलेंगे? डी ग्लाइसरैल्डिहाइड, और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है उसको हम बोलेंगे एल ग्लाइसरैल्डिहाइड। बात समझ में आई? अब देखो इसमें अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो बोलेंगे डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड है तो एल ग्लूकोज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम डी ग्लूकोज किसको बोलेंगे, एल ग्लूकोज किसको बोलेंगे? जैसे इसमें एक OH लेफ्ट साइड भी है, इसमें दो लेफ्ट साइड है, दो राइट साइड है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसमें हम बोलते हैं लास्ट कायरल कार्बन जो होता है, लास्ट कायरल कार्बन पे ऐसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। समझ आ रही बात? अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है देन इट इज कॉल्ड डी ग्लूकोज, और अगर वो लेफ्ट साइड है देन इट इज कॉल्ड एल आइसोमर। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है क्या? तो ये अपने को लिखना है, तो अब यहां पे बेसिक नोट डाल के लिख सकते हो। नोट में क्या लिखेंगे कि इफ OH ग्रुप, इफ at last chiral carbon OH on right side, then ये क्या कहलाएगा? डी आइसोमर। ठीक, और सेकंड पॉइंट क्या लिख लोगे? अगर इफ एट लास्ट कायरल कार्बन OH is on left side, then it is L isomer। ये ध्यान रखना आपको, बस समझ आई बात? तो ये देखो D एंड L आइसोमर ऐसे हम चेक करते हैं, और DL कॉन्फ़िगरेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज करते हैं। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। समझ आ रही बात? क्योंकि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, आपको एक बात मैं लिखवा देता हूं जो मिस्टेक आप कर सकते हो, लिख लो साथ के साथ। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल डी, बिटवीन की स्पेलिंग सही नहीं है, बिटवीन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एंड कैपिटल एल एंड स्मॉल एल। बात समझ में आ रही है? ठीक, जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है ना, ये तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये डेक्स्ट्रो और लियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी, जो हमने पहले दिन पढ़ा था। ठीक, बात समझ में आई? अब जो ये डी ग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लियो रोटेटरी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ये आपकी लाइट को किस तरफ रोटेट करा रहा है। और ये जो एल है ना, ये भी स्मॉल डी और स्मॉल एल दोनों हो सकता है। ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है और
लियो भी हो सकता है, क्योंकि डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल जो हम पढ़ते हैं वो क्या है आपके, वो एक्सपेरिमेंटल है, आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल आप लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप को देख के बता सकते हैं कि वो क्या है आपका, डी है, कैपिटल डी है कि कैपिटल एल आइसोमर है, बता दोगे ना। यहां पे बेसिकली लिख भी लेना, डी एंड एल जो है ना आपके, ये थियोरेटिकल टर्म्स हैं, थियोरेटिकल टर्म है, और स्मॉल डी एंड स्मॉल एल ये आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ऐसे देख करके आप जादू से नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना, कभी भी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, कैपिटल एल एंड स्मॉल एल में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। बात समझ में आ गई? इसको हमेशा ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी चीज और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे अगर अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड में कुछ नहीं होगा, CHO की जगह COOH आ जाएगा और NH2 की जगह, OH की जगह NH2 आ जाएगा और यहां पे CH3 आ गया, ये सबसे छोटा अमीनो एसिड है। तो यहां पे उस केस में अगर NH2 राइट साइड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, NH2 अगर राइट साइड आ जाएगा तो उसको हम बोल देंगे डी आइसोमर, और NH2 अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो उसको बोल देंगे एल आइसोमर। ये बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था अभी हम कर लेंगे, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मैं आपको लिखवा भी देता हूं एग्जांपल, मैंने जैसे आपको बताया था, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, ये COOH है, ये OH है, ये OH नहीं NH2 ले लो इस बार, यहाँ पे ये NH2 है, ये CH3 है और ये H है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम डी आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि NH2 राइट साइड में है। और अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए आपको, यहाँ पे NH2 लेफ्ट साइड में दे दिया जाए, ये COOH है, ये CH3 है, तो ये H है, इसको हम एल आइसोमर बोलेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीएल आइसोमर बताते टाइम आप क्या देख रहे हो, OH अगर लास्ट कार्बन पे राइट साइड में है तो आपने बोल दिया डी आइसोमर, और लास्ट कार्बन पे अगर OH लेफ्ट साइड में है तो आपने क्या बोल दिया, एल आइसोमर। ये बात समझ में आई आपको? लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन दिया हो तभी बोलना है, ऐसा नहीं मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया, यहां पे आपको दे दिया COOH और ये दे दिया NH2 और ये दे दिया H, ये दे दिया CH3 और आपने बोल दिया L, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वहां पे लिख लेना कि जब एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन दिया हो तभी हम बात करेंगे। बेसिक मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं, देखो कैसे लिखना, कहां पे लिखना अपने को, यहां पे लिखना इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, इन एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये लिख लेना नोट के सामने, है ना, सही रहेगा। इफ at last carbon OH on right side then D, if in exact fissure projection if at last carbon OH is on left side then L। बात अच्छे समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, वेज डैश फॉर्मूला दे रखा है, कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन दे दिया मेरे को, ये ऐसा दे दिया, एक दो क्वेश्चन इसका कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। जैसे मान लीजिए ये दे दिया CHO, यहां दे दिया OH और यहां दे दिया CH2OH और ये दे दिया H, ठीक। तो अब क्या करोगे, इसमें क्या करना अपने को, इसको पहले क्या करोगे, फिशर प्रोजेक्शन में लेके आओ, इसको टॉप पे लेके जाओगे, यहां पे आंख रखोगे, इसको बॉटम में रखोगे, तो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये यहां पे आएगा बॉटम पे और ये यहां आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करा आपने, जब यहां पे आंख रखी तो यह देखा ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, OH को राइट साइड में रखो, इसको लेफ्ट साइड में रखो। क्या ये एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन है? नहीं है। तो पहले एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लेके जाएंगे, तो इसको जब आपने एक बार चेंज किया तो एक बार यानी 90 के चेंज से ये ऐसा बन गया आपका, और जो इसका आंसर आएगा ये राइट साइड में है, तो एक ऐसा आइसोमर है, ये आपका डी आइसोमर है। क्या इसका आंसर आप डी आइसोमर बोल देंगे? नहीं, एक बार चेंज करने से आया है, इसलिए इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 2 अगर आपका डी आइसोमर है तो ये 1 आपका क्या रहा होगा, एल आइसोमर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? एक बार चेंज करने से इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो यानी इसका क्या बोलोगे भाई, इससे तो हमने ये बनाया है, यानी इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो आंसर क्या बोल दोगे, आंसर आपका क्या आ रहा है, एल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। बात समझ में आई? एक एग्जांपल और चलो आपकी समझ के लिए कर लेते हैं। यहां पे मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे, यहां पे दे दिया आपको H और यहां क्या दे दिया, ये दे दिया CHO, ये दे दिया CH2OH और ये दे दिया आपको OH, इस बार यहां पे OH दे दिया। तो अब आप क्या करोगे, इसको एग्जैक्ट फिशर में लेके जाने के लिए सबसे पहले टॉप पोजीशन पे H को रख दोगे, ये टॉप पे जाएगा, फिर आपने यहां पे नजर गड़ाई और यहां से इसको
तो बॉटम में रखा, इसको बॉटम में रखने के बाद इस पे बैठ के जो आपको लेफ्ट दिख रहा है वो लेफ्ट में, राइट में जो दिख रहा है वो राइट में, ये बन जाएगा, ये बन गया आपका। बात समझ में आई? क्या एग्जैक्ट फीचर है? नहीं है तो इंटरचेंज करो। मान लीजिए आपने इसको ऐसे इंटरचेंज किया, तो ऐसे इंटरचेंज करने के बाद आपने एक बार चेंज किया है तो यहाँ पे H आएगा, ये सॉरी CH2OH गलत इंटरचेंज कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे को CHO को सबसे ऊपर लेके जाना है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है, इसको ऊपर मत ले जाना, नहीं तो बार बार चेंज करते रह जाओगे। इसको इंटरचेंज करो, ठीक, क्योंकि ये ऊपर चला गया फिर वापस CHO को ऊपर लाना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक बार चेंज करने से अपना ये आया, तो अब ये आया, क्या ये एग्जैक्ट फीचर है? नहीं है, नहीं है तो बनाओ, इसको इंटरचेंज करेंगे। इसको इंटरचेंज करने के बाद आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा CHOOH HCH2OH। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो एग्जैक्ट फीचर प्रोजेक्शन है। तो अब 1 ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बोलो भाई? थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा OH राइट साइड है, तो D कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं आया? तो इसका भी आंसर क्या आएगा? D कॉन्फ़िगरेशन ही आएगा कि नहीं आएगा? यानी फाइनल आंसर जो आप बोलेंगे ये और ये तो सेम है, ये इससे तो ये बना है, तो यानी आपका आंसर क्या आ गया? D कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और बीच वाले का अगर सेकंड वाले का पूछे तो आप बोलेंगे L, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड एक दूसरे के इन्वर्टेड है, 1 और 2 एक दूसरे के इन्वर्टेड है, लेकिन 1 और 3 दो बार चेंज हुआ है, 90 और 90 टोटल 180 डिग्री का चेंज आया है, इसलिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए दोनों D है और फाइनल आंसर आपका D आ गया। ये भी ध्यान रखना, कहीं इसको इसके साथ भी चेंज कर दो, इससे तो डायरेक्ट ये बनाया है आपने, इसका जो आंसर आना वही आंसर होगा आपका, ठीक। फर्स्ट और सेकंड इन्वर्टेड होंगे, फर्स्ट और थर्ड सेम होंगे, ये बात आप पहले ही सीख चुके हो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर ट्राई नहीं कर रहे प्लीज मेरे साथ साथ जरूर करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा होगा। मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो भी जाती है, जितनी मिस्टेक होनी है हम घर पे ही कर लेंगे, एग्जाम में हमें मिस्टेक करने का चांस नहीं मिलेगा, तो प्लीज साथ के साथ एक बार जरूर ट्राई किया करो। तो चलो आओ मेरे साथ करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें आपको बताना है कि एल सीरीन कौन सा है, तो एल सीरीन यानी NH2 इसमें लेफ्ट पे आ जाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें क्या एग्जैक्ट फीचर है? नहीं है, तो चेंज करो, इसको इंटरचेंज करके एग्जैक्ट फीचर बनाओ। इसको जैसे ही एग्जैक्ट फीचर बनाओगे ये आएगा आपका COH, यहाँ पे H आ जाएगा, ये CH2OH आ गया, ये NH2 आ गया। क्या आंसर आया आपका इसका? ये एक बार इंटरचेंज करने से ये L आया। क्या फाइनल आंसर L है क्या? इसका आंसर तो आपका क्या आएगा? D आएगा, क्योंकि एक बार इंटरचेंज करने से L आ रहा है तो वो खुद क्या रहा होगा? D रहा होगा। इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम इसमें देखें क्या एग्जैक्ट फीचर है? नहीं है, फिर से इंटरचेंज करो, फिर से इंटरचेंज करने पे क्या आएगा? COOH यहाँ आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया, ये H, ये CH2OH, फिर से आपका L कॉन्फ़िगरेशन आ गया, लेकिन आंसर वो नहीं बताना है, आंसर आपको इसका बताना है। और इसको एक बार इंटरचेंज करने से ये आंसर आया, ये L है तो ये इसका इन्वर्टेड होगा, ये D रहा होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो, अब थर्ड वाले में क्या करते हैं, एक काम करो, इसको हम चेंज करेंगे एग्जैक्ट फीचर में लेके जाने के लिए, इसको हम ऐसे ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर लेके गए, COH यहाँ आ गया, ये NH2 आ गया, ये H और यहाँ पे CH2OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये D आइसोमर आया, तो ये एक बार इंटरचेंज करने से आया है, यानी ये इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा? ये D है तो ये L कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, और आपसे L सीरीन आंसर पूछा गया था, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट में आपका 2 बार चेंज होगा। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको लेके जाओगे, देखो क्या करोगे, COH को ऊपर लेके गए मान लीजिए आप, देखो कैसे करोगे, यहाँ पे ये इंटरचेंज किया आपने, सबसे पहले COOH को यहाँ ले आए, H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ पे है, CH2OH यहाँ है। अब क्या करोगे, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, COOH यहाँ आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ गया, और ये H, ये यहाँ पे क्या है, OH है। तो अब क्या करोगे, इस OH नहीं सॉरी NH2 है, मैंने दोनों जगह OH लिख दिया, यहाँ पे NH2 कर लेना, यहाँ भी NH2 लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पे H है, ठीक। अभी भी एग्जैक्ट फीचर नहीं है, फिर एक बार इंटरचेंज करो, तो एक बार फिर इंटरचेंज करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, यहाँ पे COOH, ये H, ये CH2OH और ये NH2, ये लेफ्ट साइड में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन L आया, लेकिन कितने चेंजेस के बाद आया है? 3 चेंजेस के बाद। तो 3 चेंजेस के बाद आया, तो इसका आंसर क्या रहा होगा? D रहा होगा।
ओड नंबर चेंजेस के बाद तो क्या है, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन आता है ना। आपने कितना चेंज किया, 1 2 3 चेंज किया है, तो ओड में तो क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो मेरे ख्याल में अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, डी और एल आइसोमर बताने के लिए सबसे पहले आपको फिशर एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फिर OH या NH2 जो भी आपको दिया गया है, अगर OH राइट साइड में है तो आप बोलेंगे क्या, डी आइसोमर, यानी लास्ट कायरल कार्बन पे एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH या NH2 राइट साइड में है तो उसको डी आइसोमर कहेंगे। OH या NH2 एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लास्ट कायरल कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल आइसोमर कहेंगे। ये आपका रिवीजन है, ये आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। इससे पीछे हमने आपके वेज डैश से फिशर कन्वर्ट करके भी देख लिया था, एग्जैक्ट हमने फिशर से भी डायरेक्ट कर लिया, तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए। एक बार आप नोट कर लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो RS कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में भी अपने काम आएगा, तो आपको बड़े ध्यान से इसको समझना है। RS कॉन्फ़िगरेशन, तो RS कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो फिशर प्रोजेक्शन में पढ़ेंगे और एक हम वेज डैश में पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, ये लिख लो आप, ठीक। तो फिशर प्रोजेक्शन में RS कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप 1 लिखो। इसमें सबसे पहला हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में लिखना असाइन। देखो क्या होगा, यहां पे ना एक कायरल कार्बन होगा और इस कायरल कार्बन पे सारे ग्रुप अलग लगे हुए होंगे। तो सबसे पहले आपको उन सभी ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी कैसे देंगे, CIP रूल के अकॉर्डिंग। CIP रूल आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो फर्स्ट पॉइंट यही लिख दो, यही आपका फर्स्ट स्टेप है। तो क्या लिखेंगे, असाइन प्रायोरिटी ऑल 4 एटम्स और ग्रुप्स attached to chiral carbon according to CIP रूल। बात समझ में आई आपको, CIP रूल के अकॉर्डिंग जो चार एटम या ग्रुप, जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप कायरल कार्बन से जुड़े हुए हैं, उनको अपने को CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देनी है। अब सेकंड स्टेप, स्टेप 2, इसमें लिखना if least priority group is at vertical line, then we move कैसे मूव करते हैं, बोलो भाई, हम कैसे मूव करेंगे, यहां पे देखना, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। देन वी मूव 1 से 2, 2 से 3, और ऐसे मूव करने पे अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाता है तो उसको हम R कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो उसको हम S कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। ये R कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो उसको S कॉन्फ़िगरेशन। अब 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्लॉकवाइज रोटेशन को R बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को S बोलते हैं। अभी समझ में आ जाएगा कैसे, बस आप ये 2 बातें लिख लो, ठीक। नेक्स्ट लिख लो, if least priority group is present at horizontal line, then we move 1 to 2, 2 to 3, और इसमें अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो उसको हम S कह देंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो उसको हम R कह देंगे। बात समझ में आ रही है। अब कैसे, ये जो बातें आपने लिखी है, बस हमने नोट्स बनाए हैं, बातें अपने को क्लियर होंगी एग्जाम्पल से। कैसे होंगी, इधर देखो। सबसे पहले मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया, और इसमें हमने क्या किया, मान लीजिए मैं ऐसे दे देता हूं आपको HOH, और यहाँ पे क्लोरीन दे दिया और यहाँ पे मिथाइल दे दिया। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, Cl का, फिर OH का, ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, और सबसे कम हाइड्रोजन का। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे। और आप क्या करोगे, 1 से 2, 2 से 3 मूव करोगे, ऐसे मत जाना। 1 से 2, चाहे 4 के 3 आओ, 1 से 2, 2 से 3 ये आए। ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे क्लॉकवाइज होता है।
तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का कहां पे है, वर्टिकल लाइन पे है, तो ये वाला केस बन गया, ये आर कॉन्फ़िगरेशन आपका कहलाएगा। ऐसे अपने को एग्जांपल करने हैं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे देता आपको, वेट, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको ऐसा दे देता CH3 H OH और Cl, तो इसमें क्या कैसे प्रायोरिटी साइन करोगे, 1 2 3 ऐसे करोगे, और यहां पे क्या है आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे है, कैसे मूव करोगे, 1 से 2 2 से 3 मूव करने पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, वर्टिकल लाइन पे आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो क्या बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज में एस कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हो, भले ही कितने ही एग्जांपल कर लो। मान लीजिए आपको ये दे दिया COOH दे दिया, और यहां पे क्या दे दिया OH दे दिया, यहां पे आपको H दे दिया, और यहां पे आपको CHO ग्रुप दे दिया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, देखो इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच, कार्बन अटैच, हाइड्रोजन अटैच, तो लिस्ट पहली प्रायोरिटी तो उसको मिलेगी। सेकंड प्रायोरिटी किसको जाएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और ये CHO है, तो दूसरी इसको जाएगी, तीसरी इसको जाएगी। अब मैं CIP रूल बता चुका हूं, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वो आपको समझ आता है, ठीक। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहां पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, 1 से 2 2 से 3 मूव करो, ऐसे मूवमेंट होगा, तो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये वाला केस बन गया। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या बोलोगे, ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे चेक करना पड़ेगा। और क्वेश्चन आप कर सकते हो, मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ये दे दिया H है, CH2OH है, यहां पे CHO है और ये OH है, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, फिशर प्रोजेक्शन में आपको एग्जैक्ट फिशर में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एग्जैक्ट फिशर में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रायोरिटी असाइन करो। ये देख लो, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है, 1 से 2 2 से 3 मूव करने पे क्लॉकवाइज रोटेशन आता तो R और एंटी क्लॉकवाइज आता तो S, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो 1 से 2 2 से 3 मूव करने पे उसका उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज में S और एंटी क्लॉकवाइज में R। इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट फीचर में इसको लेके जाओ, डायरेक्ट बताओ। तो देखो इसमें क्या होगा, लिस्ट ये आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 1, ये कार्बन जुड़ा, यहां भी कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन जुड़ा, इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा, इसमें 2 बार आएगा ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें 1 बार ही है, तो ज्यादा प्रायोरिटी इसकी 1 2 3 और ये 4। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, तो कैसे मूव करेंगे, 1 से 2 2 से 3, कैसा रोटेशन आ, क्लॉकवाइज लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कुछ नहीं करना, इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, कुछ और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आए। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल ये दे दिया जाए, जैसे COOH दे दिया, यहां पे उसने, यहां पे OH दे दिया, यहां पे H दे दिया, और यहां पे OH, ये H और ये दे दिया आपको CHO ग्रुप। बात समझ में आई, ये पूछ लिया। नेक्स्ट केस में आपसे क्या किया, नेक्स्ट केस में उसने मान लीजिए यहां पे CH3 दे दिया, CH2CH3 दे दिया, ठीक है भाई, यहां पे OH दे दिया, H दे दिया, यहां पे H दे दिया, यहां OH दिया, ये CH2CH3 दे दिया, ऐसा पूछ लिया, ठीक। नेक्स्ट मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया, यहां पे मान लीजिए CHO दे दिया, या ऐसे बोल दो CH2OH दे दिया, और इस केस में यहां पे बीच में CH2 भी दे दिया, और नहीं ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे दे दिया, और यहां पे क्या दे दिया, CHO ग्रुप दे दिया, ये OH दिया, ये H दिया, ये H दिया, या हाँ ठीक है, या एक काम कर लो, इसको भी यहाँ लिखते हैं, चलो इसको भी हम यहाँ लिखते हैं, HOH और ये CHO दिया। बात समझ में आई, ये 3 एग्जाम्पल और काफी हैं जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। या तो आप पहले खुद से ट्राई करके देख लो, या एक काम जरूर करें, मेरे साथ साथ जरूर करने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है, तो सबसे पहले तो आप एक काम करना, अपनी चेन को मोटे मोटे नंबरिंग दे देना। नंबरिंग कैसे, नंबरिंग हमारी ये होगी, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, ऐसे नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ये हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन को नंबरिंग दी है, और वही कलर यूज किया है जो मैं पहले यूज कर रहा था, यानी व्हाइट कलर से किया है। अब मैं क्या करूंगा, येलो कलर से इनकी नंबरिंग करता हूं, कि प्रायोरिटी असाइन करता हूं अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो ये जो कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन के अराउंड आप क्या देख रहे हैं, एक OH ग्रुप लगा, एक H ग्रुप लगा, एक COOH और एक पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है।
तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी जाएगी? ये कार्बन, यहां पे भी कार्बन, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी जाएगी। तो येलो कलर से दिखा रहा हूं मैं प्रायोरिटी को। तो ये पहली प्रायोरिटी इसकी गई 1। यहां पे अब ये कार्बन लगा, ये भी कार्बन लगा, यहां पे हाइड्रोजन लगा, तो ये आगे रहेंगे। तो इस कार्बन में और इस कार्बन में नेक्स्ट ऑक्सीजन लगा, उसमें भी नेक्स्ट ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर इस कार्बन से नेक्स्ट आपका कार्बन लगा हुआ है, उसमें क्या लगा है? कार्बन ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी, सेकंड नंबर इसका आएगा, फिर थर्ड नंबर इस कार्बन का आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो और फोर्थ नंबर इसका आएगा। तो ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो आप क्या करेंगे? 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे, तो ऐसे मूवमेंट आएगा आपका। तो 1 से 2, 2 से 3 मूवमेंट किया, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या बोलोगे? आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है क्या इसमें? समझ आया? अब नेक्स्ट ग्रुप जो है, नेक्स्ट कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसकी प्रायोरिटी मैं पिंक कलर से आपको शो कर रहा हूं। तो पिंक कलर से शो करूंगा, इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां पे कार्बन जुड़ा है, यहां पे कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, पहली प्रायोरिटी इसको जाएगी। अब यहां पे दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन तो सबसे लास्ट में आएगा, फोर्थ प्रायोरिटी पे। तो इसमें आपने क्या देखा? ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा, लेकिन इस कार्बन से नेक्स्ट क्या बोलोगे? ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो? सी, ऑक्सीजन 2 बार जुड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, उसकी थोड़ी सी कम प्रायोरिटी होगी। फिर आप क्या करोगे? इसमें कैसे मूव करोगे? 1 से 2, 2 से 3 ऐसे मूव करोगे। और ऐसे मूव करने पे आपने देखा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, और आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये आर आएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? 2R। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? क्या बोलोगे? दिस इज 2R 3R। कोई डाउट है क्या? 2R 3R कैसे बोला मैंने नंबरिंग कर रखी थी प्रिंसिपल कार्बन चेन की। सेकंड वाला कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, थर्ड वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, 2R 3R। एक तो डायरेक्ट आपसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, सिंपल। तो ये ऐसे ये प्रैक्टिस करवा दिया। चाहो तो आप दोनों अब कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूं, आप घर पे एक बार खुद से कर लेना फिर से। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पे भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। एक काम कर दो, नंबरिंग कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे एक काम करना था, यहाँ पे है ना, मैंने मिथाइल लगाना था। अगर आपने नहीं लिखा हो या क्वेश्चन को और अच्छा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे मिथाइल लगा लो, क्योंकि नहीं तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इधर ये इसके मिथाइल लगा, इधर इथाइल लगा। अब पहले आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी? ये वाली आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? अगर आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, सेकंड और थर्ड कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, उधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे OH यानी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो नंबरिंग आपकी सही यहां से रहेगी 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड बनेगा आपका। और इस नंबरिंग में अब आपको क्या करना है? प्रायोरिटी साइन करनी। जैसे पहले मैं येलो पेन से करता हूं सेकंड वाले कार्बन की, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा, यहां पे कार्बन जुड़ा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन, तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसको आएगी। अब इन दोनों कार्बन में अगर देखा जाए, ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, नेक्स्ट इससे ऑक्सीजन जुड़ा, सेकंड प्रायोरिटी इसकी, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, फोर्थ इसकी। तो क्या बोला? वर्टिकल लाइन पे आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है। तो कैसे मूव करोगे? 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, कैसा आया? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्या बोलोगे इसको? आर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट कार्बन की जो मैं प्रायोरिटी असाइन कर रहा हूं, मैं वो पिंक कलर से शो कर रहा हूं इस कार्बन पे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन की जाएगी। यहां पे कार्बन जुड़ा, यहां भी कार्बन जुड़ा, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन जुड़ा, उस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी और थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो 1 से 2, 2 से 3 मूव करेंगे ऐसे। 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्या रहा? क्लॉकवाइज रोटेशन। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपका क्या है? लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इस बार इसका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या बोलने वाले हैं? 2R 3SR है। इसमें कोई डाउट अपने को नहीं होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ज्यादा डाउट अपने को आएगा नहीं। अब देखो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? आप देखो, ये वाले प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी आपकी, ठीक। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ऐसे करेंगे। अब देखो अब कैसे करोगे? पहले एक काम करो, किसी एक कार्बन को पकड़ो, उसकी प्रायोरिटी असाइन करो। जैसे मान लीजिए आपने इस कार्बन को पकड़ लिया, तो इस कार्बन के डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी आएगी। फिर इस कार्बन में और इस कार्बन में देखो, ये कार्बन नेक्स्ट ऑक्सीजन से जुड़ा, वो कार्बन से जुड़ा है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसकी, ये थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा, ये फोर्थ प्रायोरिटी पे। आप क्या करेंगे? 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, क्लॉकवाइज रोटेशन है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो सिंपली आप इसको आर बोल देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? दूसरा कार्बन की प्रायोरिटी में
किससे करता हूं, पिंक कलर से शो करता हूं। यहां पे इस कायरल कार्बन की ये OH जुड़ा, यहां पे कार्बन जुड़ा, ये H जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी। फिर यहां पे देखेंगे इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा और इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। फिर ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे, और 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को R बोल देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये भी R, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी R, 2R 4R आएगा। ये जरूर ध्यान देना, कहीं बोल दोगे 2R 3R, तो फोर्थ कार्बन है इस बार कायरल कार्बन। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे प्रायोरिटी असाइन करते हैं। ये आपका सिंपली RS कॉन्फ़िगरेशन था फीचर प्रोजेक्शन में। सबसे अच्छी बात ये रही, फीचर प्रोजेक्शन में आपको एग्जैक्ट फीचर में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्रायोरिटी असाइन कर दो। प्रायोरिटी असाइन करने किसके अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग। CIP रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी असाइन करने के बाद आप ये देखो, अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो वर्टिकल लाइन पे हम क्या करते हैं, फिर 1 से 2, 2 से 3 मूव करते हैं। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो R कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है और 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो S कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो R कॉन्फ़िगरेशन। बस ये ध्यान रखना है, सिंपल सा है, इसको नोट कर लो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला। यानी वेज डैश फॉर्मूला में अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है तो कैसे आप RS कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। हेडिंग डाल दो एक बार, RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश फॉर्मूला लिखें भाई। देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, यहां पे अपने को RS कॉन्फ़िगरेशन करना है वेज डैश फॉर्मूला में। तो सबसे पहला क्या है अपना, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, असाइन प्रायोरिटी टू ऑल 4 एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू कायरल कार्बन अकॉर्डिंग टू CIP रूल। समझ आ रही बात? असाइन प्रायोरिटी टू ऑल 4 एटम और ग्रुप अटैच टू कायरल कार्बन अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ये तो वही है स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, अब ध्यान से सुनना। इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज एट डैश लाइन वी मूव 1 से 2, 2 से 3। अगर ऐसा मूव करने पे मान लीजिए हमारा रोटेशन जो हम मूवमेंट करते हैं वो रोटेशन हमारा अगर क्लॉकवाइज आता है देन इट इज R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है देन इट इज S कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सा है, यही याद करना है। अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताऊं, हम अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, ध्यान रखना। देखो सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती, कोई एक रूल याद रखो। मान लीजिए आपको फीचर प्रोजेक्शन का पहला रूल याद है कि अगर वर्टिकल लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो हम क्या कर रहे थे, 1 से 2, 2 से 3 मूव करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाए तो R, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाए तो S। वही इसमें है। तो ऐसा हमने क्यों किया, देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए यहां पे H है, यहां पे COOH है, ये CH3 है और ये OH है। एक तो ये मेथड है कि आप इसको फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो। तो फीचर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करोगे तो H को कहां रख रहे हो आप, वर्टिकल लाइन पे, और H वर्टिकल लाइन पे आ गया तो वर्टिकल लाइन पे यानी लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ये देखो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका यहां पे प्रेजेंट है डैश लाइन पे, और डैश वाला कहां जा रहा है, टॉप पे यानी वर्टिकल लाइन पे। तो पहले वाला रूल तो लग रहा है, अलग कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैश पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। और जब हम डैश वाले को, जब हम वेज डैश को फीचर प्रोजेक्शन में लेकर के जाते हैं तो हम डैश लाइन वाले को कहां रखते हैं, टॉप पोजीशन पे। टॉप पोजीशन पे यानी क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन पे। तो वही तो कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा। अब मेरे ख्याल में आप बात समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखवाया है। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भले ही मैं इसको छोटा सा करके आपको एक साइड रख देता हूं ताकि आपको बाद में भी याद रहे। अरे कहां जाएगा छोटू, इधर आ जा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, और ये कॉन्सेप्ट क्यों मैंने लगाया आपको समझ में आ गया होगा। प्रायोरिटी देना चाहो तो 1 ऐसे प्रायोरिटी भी दे सकते हो कि सर 1 2 3 लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका 4th यहां पे गया, इसलिए
ठीक, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन दिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, COOH, यहां पे ये OH दिया, ये CH3 दिया, आपको आपने प्रायोरिटी साइन की 1 2 3 4, कोई डाउट तो नहीं इसमें। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे है, डैश लाइन पे आने के बाद आप क्या करेंगे, 1 से 2 2 से 3 मूव करेंगे। हमेशा ही ध्यान रखना 1 से 2 और 2 से 3 जाना है, उल्टा मत चले जाना कभी भी। तो 1 से 2 2 से 3 जाने पे क्या है आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे है, 1 से 2 2 से 3 मूव करने पे कैसा रोटेशन आ रहा है, क्लॉकवाइज, देन इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको करना है, इतना सिंपल सा है। देखो बस ये ध्यान रखना लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहां पे है, ये ध्यान रखना, CHO OH और ये CH2OH। अब बताओ भाई कैसे करेंगे, नंबरिंग करो। 1, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन जुड़ा, ये कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इससे नेक्स्ट हाइड्रोजन, इससे नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसकी लिस्ट प्रायोरिटी आएगी। इन दोनों से पीछे रहेगा, तो इन दोनों में कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, उसमें एक और ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये आ गया। तो अब क्या बोलोगे, कैसे मूव करोगे, 1 से 2 2 से 3 मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका कहां पे है, आपका डैश लाइन पे है, तो इसको कैसा कॉन्फ़िगरेशन बोल दोगे, एस कॉन्फ़िगरेशन बोल दोगे। ऐसे चेक करना रहता है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। और एग्जांपल करना चाहो और कर लो, आप जितने कहेंगे मैं उतने एग्जांपल करवाने को तैयार हूं। बस आपको एक बार चीज समझ में आ जाए, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। ये देखो CHO है, यहां पे मैंने क्या किया, COOH लगा दिया। तो पहले क्या करोगे आप, प्रायोरिटी असाइन करो। प्रायोरिटी असाइन करोगे, सारे कार्बन डायरेक्ट अटैच हैं, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन, इससे नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो दोनों दौड़ में ये हैं, तो इससे नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन, इससे नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन, फिर इससे नेक्स्ट हाइड्रोजन, फिर इससे नेक्स्ट क्या है, एक और ऑक्सीजन। तो ज्यादा प्रायोरिटी इसकी 1 2, इन दोनों में कार्बन कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका यहाँ पे है, तो 1 से 2 2 से 3 मूव किया, कैसा रोटेशन आया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा तो क्या बोलोगे, आर बोलोगे, क्योंकि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, आपका डैश लाइन पे है। तो बस यही चेक करना होता है अपने को, इसमें और कोई बड़ा तीर नहीं मारना है। यहां पे मान लीजिए और दे दिया आपको एग्जांपल, ये दे दिया मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां दे दिया CH2OH, और यहां दे दिया मान लीजिए CH2, ये दे दिया आपको CH3, और ये दे दिया CHO। ठीक, तो कुछ भी कर लो, चाहे वहां पे एक काम कर लो, CH2Cl लिख लो, एक एग्जांपल ये वाला कर लो, क्योंकि वो तो आपको चलो ट्रिपल बॉन्ड वाला ही करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला ही करते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे क्या देखा आपने, कार्बन अटैच, कार्बन कार्बन कार्बन, सारे कार्बन है, तो इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, इससे भी नेक्स्ट ऑक्सीजन, उससे कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन दोनों की आएगी। इन दोनों में देखो, इस कार्बन से नेक्स्ट 2 बार ऑक्सीजन, उससे 1 बार, ज्यादा प्रायोरिटी इसकी 1 2। इन दोनों में कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, 3 4। क्या करोगे भाई, 1 से 2 2 से 3 मूव किया, क्या आया, डैश लाइन पे तो आपका क्या है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्या बोल दोगे, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। अब चाहे कितने ही एग्जांपल कर लो यार, मैं आपको कितने ही करवाता रहा हूं, बस आपको ये याद रखना है, ये फिशर वाले का फर्स्ट केस है और कुछ भी नहीं है। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इंटरचेंज कर करके ग्रुप या एटम्स को इंटरचेंज करके आपके लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पे लेके आएंगे। फिर डैश लाइन पे लाने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेंगे, और फिर आप फाइनली कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे। अगर आपने एक बार चेंज किया है या 3 बार चेंज किया है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड आएगा। अगर आपने इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज किया है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। करें स्टार्ट। तो इसमें लिखो, एक बार लिख लो जो मैंने बोला है, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या एटम ग्रुप इज नॉट present at dash line, then interchange group or atoms to fix list priority group at डैश लाइन। ठीक, देन क्या करना है आपको, 1 से 2 2 से 3 मूव करना है और कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। मान लीजिए अगर आपने 1 या 3 चेंज किया है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन आपका इन्वर्टेड आएगा।
और मान लीजिए आपने 2 या 4 चेंज किया है, 2 4 6 चेंज किया है, इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज किया है, ठीक, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। समझ आ रही बात, आइडेंटिकल आप बोल सकते हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल आपको लिख के दे दिया, मान लीजिए ये आपको दिया गया COH और ये CH3, यहां पे दे दिया आपको H और ये दे दिया OH, ये एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो प्रायोरिटी असाइन करेंगे, आप सीख चुके हैं 1 2 3 4। क्या लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे है, नहीं है, नहीं है तो ऐसे इंटरचेंज करो ताकि वो डैश लाइन पे आ जाए। तो आपने इंटरचेंज किया इसको और ये आपका ऐसे डैश लाइन पे आ जाएगा। देखो ये आपने एक बार इंटरचेंज करने से आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे आ गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बना। अब देखो, अब बता सकते हो आप क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका, कैसे, 1 2 3 4, तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे आप मूव करेंगे 1 से 2, 2 से 3, तो ऐसे मूव करने पे आपका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, यानी इसको आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या ये इसका आंसर है, नहीं, क्योंकि आपने एक बार चेंज किया है, एक बार चेंज किया तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन आया होगा। इसका अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल का आंसर क्या रहा होगा, इसका एस कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? तो ऐसे ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स मिस्टेक पता क्या करते हैं, पूरी मेहनत से इंटरचेंज करके आपका आंसर तो ले आते हैं, फिर वो आर डायरेक्ट वहीं पे टिक कर देते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इस मिस्टेक का खास ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, आगे जब हम बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं इसी केस में आगे बढ़ते हुए। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, ये दे दिया CHO दे दिया, यहां पे आपको मान लीजिए OH दे दिया, ये CH2OH दे दिया, या यहां पे आपको CH3 दे दिया, यहां पे CH3 दे दिया, यहां पे CH2OH दे दिया। अब आप प्रायोरिटी असाइन करेंगे, नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसका आएगा, नंबर 3 इसका आएगा, नंबर 4 इसका आएगा। आपने देखा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे नहीं है, तो इंटरचेंज करके लाओ। कैसे लाओगे, डायरेक्ट इसको मत चेंज कर देना, एक बार में एक को चेंज करना, ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। आप इसको ऐसे चेंज करोगे, तो ऐसे चेंज करने के बाद आपने क्या किया, यहां पे CH3 को ले आए, ये CH2OH गया, यहां पे OH है आपका, ये CHO, अभी भी आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है। तो फिर से एक बार और चेंज कर दो, एक बार और चेंज करने पे क्या आएगा, ये ऐसा आएगा। देखो ऐसा कर लेंगे, CH3 यहां आ गया, OH यहां आ गया, ये CHO, ये CH2OH, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और ऐसा करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, डैश लाइन पे। 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, क्या आया आपका कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज मूव करने पे क्या बोलोगे, आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो कितनी बार चेंज किया, 2 बार चेंज किया है, इवन नंबर ऑफ टाइम, यानी 2 या 4 चेंज करने पे क्या आता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है। यानी इसको आपको इसको लाने के लिए आपको 2 बार चेंज करना पड़ा, यानी ये 1 और 3 क्या है, ये 1 2 3, 1 और 3 क्या है, 1 एंड 3 आइडेंटिकल है कि नहीं है, और आइडेंटिकल है तो 3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या रहा होगा, आर। तो आंसर क्या लिख देंगे आप, आर कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ऐसे आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा एक फंडा अपने को समझ में आ रहा है। कभी भी अगर अपने को मान लीजिए एग्जामिनर ने वेज डैश फॉर्मूला में दे दिया, तो वेज डैश से अपने को फीचर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वेज डैश में भी फाइंड आउट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे है, तो हम जब प्रायोरिटी असाइन करने के बाद लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे है, तो डैश लाइन पे है तो हम 1 से 2, 2 से 3 मूव करते हैं। ऐसा करने पे अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज आता है तो आर कॉन्फ़िगरेशन, और एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। बस एक मिस्टेक मत कर देना, ये जरूर ध्यान रखना, प्रायोरिटी असाइन करने के बाद आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब डैश लाइन पे है तभी आप 1 से 2, 2 से 3 मूव करने पे क्लॉकवाइज रोटेशन को आर और एंटी क्लॉकवाइज को एस बोलेंगे। यानी प्रायोरिटी देने के बाद ये जरूर चेक कर लेना कि आपका डैश लाइन पे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है या नहीं है। बात समझ में आई? अब मान लीजिए वो डैश लाइन पे नहीं है, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, उसको इंटरचेंज कर करके
लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पे लाएंगे और डैश लाइन पे लाने के बाद हम प्रायोरिटी दे करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसका रोटेशन क्या आया। जैसे मान लीजिए इसका रोटेशन आ रहा था तो एक बार चेंज करने से क्या आया आर, तो यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा होगा इन्वर्टेड। जब भी ओड नंबर ऑफ चेंजेस होंगे 1 3 5 चेंजेस के लिए हम क्या बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड। इसका आर है तो इसका एस रहा होगा। मान लीजिए इवन नंबर चेंजेस के बाद वो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे आता है, फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया आर, तो इवन नंबर यानी 1 2 सेकंड चेंज के बाद आया है ये डैश लाइन पे और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो इवन चेंज के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। 1 and 3 स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये आर था तो ये भी आर रहेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। एक दो एग्जांपल और मैं करवा देता हूं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो, मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एच दे दिया आपको, यहां पे CHO दे दिया और यहां पे OH दे दिया और CH2OH दे दिया। क्या करोगे, पहले प्रायोरिटी असाइन कर दो 1 2 3 4। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका डैश लाइन पे नहीं है तो उसको डैश लाइन पे लेकर के आएंगे, तो डैश लाइन पे लेकर के आओगे तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ये CHO आ जाएगा, इसको इंटरचेंज कर लेंगे ऐसे, ठीक, और यहाँ पे आपका H आ जाएगा, ये OH ये CH2OH क्या आएगा 1 2 सॉरी 2 इसको थोड़ा बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 3 4। तो ये आया कॉन्फ़िगरेशन। तो कहाँ पे आ रहा है, डैश लाइन पे आ गया आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। 1 से 2 2 से 3 मूव करो, क्या आया क्लॉकवाइज रोटेशन यानी आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आर है तो इसका क्या रहा होगा, एक बार चेंज करने से आया है, यानी इसका आंसर क्या बोलेंगे, आंसर इसका एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ऐसे आपको चेक करना रहता है, तो कर लेंगे इजीली चेक। ये अपने को ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं जो जेईई मेंस का यानी AIEEE जिसे पहले हम कहते थे AIEEE का 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर रिपीट करता रहता है। तो देखो ये स्ट्रक्चर आप खुद ट्राई करें एक बार, ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका HOH COOH और ये COOH और यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है OH और ये H। तो आप देखो प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे। अगर इस कार्बन के अराउंड प्रायोरिटी आप असाइन करते हैं, मान लीजिए मैं येलो कलर से करता हूं, तो इसको क्या करोगे, नंबर 1 इसको देंगे। ये कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, उससे नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, उससे नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन है। सेकंड प्रायोरिटी इसकी आएगी, इसकी थर्ड प्रायोरिटी आएगी, इसकी फोर्थ। तो ये तो सही है। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आपका डैश लाइन पे है, तो आप क्या करोगे 1 से 2 2 से 3 मूव करोगे, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, क्लॉकवाइज यानी आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में आपने देखा फर्स्ट नंबर इसका आएगा, सेकंड नंबर इसका, थर्ड प्रायोरिटी इसकी, सॉरी ऑरेंज कलर से कर देता हूं, पिंक कलर से कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 1 2 3 4। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या आपका डैश लाइन पे है, नहीं है, नहीं है तो लेकर के आओ। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग, COOH यहाँ पे H और ये OH, इसको तो भले ही ना भी लिखो क्योंकि ये ऑलरेडी अपना हो चुका है। ये COOH, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप H और ये सॉरी इंटरचेंज करेंगे ना इसको, तो ऐसे यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद अब देखो प्रायोरिटी असाइन करो, ऑरेंज कलर पिंक कलर से कर रहे थे 1 2 3 4। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपने देखा डैश लाइन पे है। 1 से 2 2 से 3 मूव करो, क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको क्या कहेंगे आप, एस आपने इसको बोला है, ये एक बार चेंज करने के बाद आया, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या रहा होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेंज करने के बाद आया तो आर रहा होगा। बात समझ में आएगी नहीं आई। यानी जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4, या इधर से कर लो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक, ये टार्टरिक एसिड है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इधर से करोगे 1 2 3 4। तो दोनों में क्या आ रहा है, इसमें भी आर कॉन्फ़िगरेशन 2R 3R। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप मिस्टेक एग्जाम में क्या कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उन्होंने देखो इसका आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया था, आपको इंटरचेंज करने की कहां जरूरत पड़ी, ओनली यहां पे जरूरत पड़ी ना, वहां पे तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ओनली
आपका डैश लाइन पे था, तो वहां पे तो सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अपने चेंज किसके अराउंड किया, इस कार्बन के अराउंड किया ना ओनली, और इस कार्बन के अराउंड किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पे एस आया, तो यहां पे आर रहा होगा। जिस कार्बन के अराउंड हमने एक बार चेंज किया उसी का इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये नहीं कि सर इसका तो आर हमने कर ही दिया, एस से आर, और उसको भी कन्वर्ट कर दो, ये मिस्टेक मत कर देना। और ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा, 2r 3r आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। अब चाहे आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, अगर आप और क्वेश्चन कहेंगे सर और क्वेश्चन करा दो, मैं आपको और क्वेश्चन भी करवा सकता हूं। चाहे आप कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अपने पास क्वेश्चंस की कमी नहीं है। क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, यहाँ पे मेरे को जगह नहीं दिख रही, इसलिए आप आराम से इसको लिख लो। फिर नेक्स्ट पेज पे 2-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूंगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के। लिखो इसको जल्दी से। अब देखो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिख दिए हैं। 2 फिशर प्रोजेक्शन के हैं, 2 वेज डैश फॉर्मूला के हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपको घर पे एक बार ये ट्राई करने हैं, बाकी खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी। तो अब आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन और डीएल कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन हमारे लिए बस वो सीखने वाली बातें थी, लेकिन आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ये अपने काम आने वाला है। अगर आपको एक बार आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, अच्छे से आपने कर लिया, आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कल इसकी और भी प्रैक्टिस हम करेंगे, क्योंकि कल जो क्वेश्चंस करेंगे वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के बाद ही होंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए, ताकि आपको कल यानी आने वाले लेक्चर में कोई दिक्कत ना आए। अच्छे से मेहनत करते रहो, इसी तरह लगे रहो। हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कमी नहीं छोड़ेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, वो सब हम कर लेंगे और क्लास में ही कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप लेक्चर को एंजॉय करते हुए, अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चलो। थैंक यू।